कुछ देर पहले टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से सॉल्यूशन बीच में ही छूट गया था। तो अब हम शेष जो बचा हुआ भाग है उसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। जैसा कि जीके और साइंस और करंट का सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं, बाकी जो शेष मैथ और रीजनिंग बचा है उसका आप सॉल्यूशन इस दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। ठीक, देखिए इसमें 51 नंबर में मैथ है, जो कि देखा जाए तो पहला मैथ है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक इस प्रकार से वृत्त है और उसमें दो जीवा है, एक का नाम PQ है और दूसरे जीवा का नाम दूसरे जीवा RS है। इसका जो केंद्र है उसको O से डिनोट करेंगे। यहाँ पर इसका लंबाई जो दिया है वो x है, जबकि इसका लंबाई 12 है और इसका जो त्रिज्या दिया गया है वो 10 है और यहाँ भी त्रिज्या जो दिया गया है वो 10 है। अगर इस जीवा का लंबाई 12 है तो चूँकि त्रिज्या लंब होता है और साथ में दो बराबर भागों में काटता भी है, तो 12 का आधा इधर 6 होगा, इधर भी 6 होगा। तो 10 का स्क्वायर 100 में 6 का स्क्वायर 36 जाएगा, तो 64 बचेगा। 64 को रूट में डालेंगे तो 8 बचेगा। पूरा जो लंबाई है यहाँ पर ये प्रश्न में 14 दिया गया है। दोनों जीवा के बीच का लंबाई PQ और RS के बीच का लंबाई 14 है, तो स्वाभाविक है कि 8 है, तो शेष यहाँ पर 6 बचेगा। जब ये 6 बचेगा तो फिर 10 का स्क्वायर 100 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 100 में 36 जाएगा तो 64। 64 को रूट में डालेंगे तो यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ भी बराबर बराबर दोनों 8 8 होगा, तो 8 और 8 मिलाएंगे तो यहाँ पर 16 होगा, यानी कि आंसर इसका 16 हो जाएगा। इस तरह से 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि (3√3) x³ - 2√2/3 बराबर यहाँ पर लिखा गया है √3x - √2y इंटू x² प्लस by² प्लस cx/, ऐसा लिखा गया है। हम इसको AQ माइनस BQ के फॉर्मेट पर तोड़ेंगे, क्योंकि AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B इंटू होता है A² प्लस B² प्लस AB होता है। तो अगर हम AQ के रूप में इसको लिखेंगे तो √3x का Q लिखना होगा, और इसको BQ के रूप में लिखेंगे तो √2y का Q लिखना होगा, और बराबर अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा √3x और माइनस √2y A माइनस B इंटू A² करेंगे तो √3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x² होगा, √2y का स्क्वायर करेंगे तो 2y² होगा, प्लस अगर इन दोनों को AB है तो AB करेंगे तो √3 गुना √2 करेंगे तो यहाँ पर 6xy हो जाएगा। अगर हम इसका कंपैरिजन करें, ax² है और यहाँ पर 3x² है, इसका मतलब a बराबर 3 होगा। यहाँ by² है तो यहाँ 2y² है, इसका मतलब b बराबर 2 होगा, और यहाँ पर c बराबर होगा 6। प्रश्न में आपको a गुना b बटा c का मान निकालना है, तो a गुना b बटा c करेंगे तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, और यहाँ पर c का वैल्यू देखा जाए तो c का वैल्यू हम यहाँ लिए हैं, सॉरी यहाँ पर √6 होगा, √6 लेना होगा आपको, तो यहाँ पर √6 आ जाएगा। अगर इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर √6 आना चाहिए था, रूट का चिन्ह हमसे छूट गया था, यानी कि √6 आंसर होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका आंसर B होगा। तो आप इसको इस फॉर्मेट में बदल लेंगे, इसको हम लिखेंगे √3x का Q, इसको √2y का Q लिखेंगे, और √3x माइनस √2y बराबर होगा 3x² प्लस 2y² प्लस √6xy। फिर तुलना करके ABC का वैल्यू निकाल के फिर प्रश्न के अनुसार सोल्व कर लेंगे। देखा जाए तो
53 नंबर का प्रश्न है जिसमें कि किसी काम को करने के लिए ए बी और सी, ए बी सी किसी काम को करते हैं लेकिन उनके क्षमता का अनुपात दिया है 7:5:6। तो एक साथ काम करते हुए वो 35 दिन का समय लेते हैं। तो एक साथ इनका क्षमता देखा जाए तो 7×5=12, 18 क्षमता के साथ 35 दिन का समय लेते हैं। लेकिन इसी प्रश्न में कहा गया है कि बी और सी जो है, अर्थात बी सी को जोड़ेंगे तो 5 और 6 हुआ कितना, 11 हुआ। 11 क्षमता के साथ जो है 21 दिन तक काम किया। तो जो शेष कार्य बचेगा, शेष कार्य बराबर यही होगा, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 18×3 = 54, 18×5 = 90, यानी कि 630, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21×11 231, ये दोनों का अंतर आ जाएगा 399। अब इस 399 जो काम है इसको करना होगा ए को, क्योंकि लास्ट में ए के बारे में पूछा है कि ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो 399 जो शेष काम बचा है, ए 7 क्षमता के साथ इसमें 7×5 = 35 और 7×7 = 49, अर्थात 57 दिन का समय लेगा। तो तीनों मिल के 7×5=12, 6×18 क्षमता के साथ 35 दिन का समय लिया। और बी सी जो है काम का भाग 21 दिन तक किया 5×6=11 क्षमता के साथ। तो शेष काम जो है वो ए जो है 57 दिन में करेगा। कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से बेचने पर, यानी कि 100 रुपये में 11 की दर से बेचने पर नहीं, खरीदने पर, यानी कि 11 फल जो है किसी के द्वारा 100 रुपये में खरीदे गए हैं, और फिर जो है 9 फल 100 रुपये में खरीदे गए हैं, 100 रुपये में खरीदे गए हैं, और फिर 100 रुपये में 10 फल बेचा जा रहा है, 100 रुपये में 10 के दर से जो है बेचा जा रहा है। तो 11 फल 100 रुपया में ख़रीदा गया, 9 फल फिर 100 रुपया में ख़रीदा गया। अगर 11 और 9 को गुना करेंगे तो 11×9 = 99 होगा। 99 फल खरीदने का ऊपर के रेट से यदि 99 फल खरीदा जाए तो 11×99 होगा, तो 100×900 रुपया, यानी कि ऊपर के दर से देखा जाए तो 900 रुपया खर्च होगा। अब यहाँ पर अगर हम 99 फल खरीदना चाहें तो 9×11 करेंगे तो 99 होगा, तो 11×100 करेंगे तो 1100 होगा, यानी कि नीचे वाला जो रेट है इस रेट से यदि हम 99 फल खरीदें तो 1100 रुपया खर्च होगा। तो 1100 और 900 यानी कि 2000 रुपया खर्च हुआ। 99 कितना, 198 जो फ्रूट है उसमें 2000 रुपया खर्च हुआ। उसी तरह से देखा जाए तो अगर 10 फल का कीमत 100 रुपये है तो 198 फल का जो कीमत होगा वो हो जाएगा कितना, इसमें एक फल का 10 रुपया होगा, तो 198 फल का हो जाएगा 1980 रुपया, यानी कि बेचने पर विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य मिल रहा है 1980 रुपया, और क्रय मूल्य यहाँ कितना था 2000। तो 2000 में 1980 घटाएंगे तो 20 होगा, 20 रुपया हानि हो गया, तो 20/2000 × 100 करेंगे, अर्थात 20 से 20 कट जाएगा, 1% हानि होगा। सौदे में देखा जाए तो हानि का जो प्रतिशत है वो 1% हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को इसी तरह से बनाएंगे। 11 फल 100 रुपये में मिल रहा है तो 11×99 फल 900 में मिलेगा। 9 फल 100 रुपये में मिल रहा है तो 99 फल 9×11 99, तो 100×11 1100 में मिलेगा। तो 99 198 जो फल है वो 2000 में मिलेगा, जबकि 10 फल 100 रुपये में बेचा जा रहा है, तो एक फल 10 रुपये में, तो 198 फल जो है 1980 रुपये में बेचा जाएगा। 2000 का फल 1980 में बेचा जाए तो 20 रुपया हानि होगा, हानि गुना 100 क्रय मूल्य करेंगे तो हानि का प्रतिशत निकलेगा। इसका मतलब कि इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो कोई सुधा जो है वो अपने आय का 15% बचाती है। सुधा जो है, तो सुधा का जो आय है
वो दो चीज़ों में खपत होगा, एक तो सुधा के द्वारा व्यय किया जाएगा और दूसरा जो है सुधा के द्वारा बचत किया जाएगा। तो आय, सुधा का आय मान लीजिए कि 100% है और इस आय में 15% वो बचाती है, अर्थात 100 में 15 जाएगा तो कितना होगा, 85% वो खर्च करती है। फिर प्रश्न में दिया है कि उसका व्यय 20% बढ़ता है, अर्थात जो व्यय है 85, इसमें वृद्धि होता है 20%। तो 85 गुना 120/100 करेंगे, 0 से 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, ये 102 आ जाएगा, यहाँ से 102 आ गया। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि बचत में 60% का वृद्धि होता है, तो बचत इसका 15 था, 60% वृद्धि होगा तो 160/100 होगा, 0 से 0 काटिए, 3 पचे 15, 2 पचे 10, 2 अठी 16, 8 तिया 24। अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर व्यय 102 और बचत 24, कुल मिला के हो गया 126, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 102 और 124 को 126, अर्थात यहाँ पर जो आय होगा, आय का वैल्यू 126 होगा, जबकि पहले आय कितना था, 100% था, अब हो गया कितना, 126 हो गया, अर्थात इसमें वृद्धि हुआ कितना परसेंट, 26% वृद्धि हो गया, इसीलिए इसका आंसर जो है 1 होगा। किसी व्यक्ति ने निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, 3 वर्ष के लिए उधार लिया है 10% के दर पर, 2 वर्ष बाद उसने 6634 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया, उसके द्वारा उधार ली गई राशि। तो देखिए इस प्रश्न में दिया है कि दर जो है R बराबर, उसका मान दिया है 10%, R बराबर जो दर लिया गया है उसका मान जो है 10% है, R बराबर यहाँ से 10% दिया गया है और T बराबर जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए था, लेकिन 2 वर्ष के अंत में यानी कि 2 ईयर के जो है अंत में इसके द्वारा जो है 6664 रुपये भुगतान किया गया, 6664 रुपये जो है भुगतान किया गया, 6634 रुपये भुगतान किया गया 2 वर्ष के अंत में, और लास्ट में जब 1 साल बचा तो 13,200 रुपया इसके द्वारा दिया गया। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि 13,200 रुपया लास्ट ईयर में दिया गया, जबकि उसके पहले वो 2 साल में 6634 रुपया दे चुका था, भुगतान कर चुका था, तो लास्ट में 13,200 रुपया दिया, तो लास्ट जो ईयर है उसका जो मिश्रधन होगा, तो जैसे आप समझिए कि R 10% है और लास्ट ईयर यानी कि 1 साल का जो मिश्रधन होगा, अर्थात यहाँ से अगर हम निकाल लें, यहाँ से SI निकाल लें, तो चूँकि ब्याज से संयोजित हो रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर है, तो लास्ट ईयर में 13,200 रुपया पे किया है, तो 13,200 का तुलना जो है हम उस साल के मिश्रधन से करेंगे, मतलब अंतिम साल के मिश्रधन से करेंगे, तो 100 रुपया आप मूलधन मान लीजिए और 1 साल में जो ब्याज होता है 10 गुना 1 10 होगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 110, और उस साल में मूलधन निकालेंगे तो हम 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो 12 होगा, अर्थात 12,000 रुपये। कहने का मतलब है कि अंतिम साल में 12,000 रुपये पर वो मिश्रधन ब्याज को मिला के 13,200 रुपये पे किया था। 12,000 रुपया जो है आप समझिए कि उस साल का मूलधन बचा हुआ है और उसमें ब्याज मिला के 13,200 रुपये पे किया, अर्थात 2 साल के अंत में देखा जाए तो इसका जो 2 साल के अंत में जो इसका राशि था 12,000 प्लस 6634 रुपया, अर्थात 18,634 रुपया 2 साल के अंत में मिश्रधन था। जबकि हम 2 साल के अंत में मिश्रधन देखें तो 18,634 का तुलना करना होगा। आप जानते हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 10% दर है और समय 2 साल है, तब उस समय जो उसका ब्याज होगा वो 21 होता है और मिश्रधन होगा जो 121 होगा। 121 से इसको काटेंगे, गुना 100 करेंगे
तब इसका वैल्यू जो है यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसका जो एक्चुअल मूलधन है वो मिलेगा। तो एक्चुअल मूलधन यहाँ से हम निकालेंगे तो भाग देने पर 15,400 रुपये आता है, 15,400 रुपये आएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मूलधन का मान जो होगा 15,400 होगा। तो एक बार इसको फिर से समझिए, जैसे कि 3 बरस के लिए 10% के दर से कोई राशि उधार लिया गया है। 2 बरस के बाद जो है उसके द्वारा 6634 रुपया भुगतान किया गया, लेकिन लास्ट में जो 1 साल था उसमें 13,200 रुपये भुगतान किया है। तो 13,200 रुपये लास्ट साल में भुगतान किया, लास्ट ईयर में भुगतान किया। इसका मतलब कि उस साल में जो बचा हुआ जो मूलधन था और प्लस जो उस साल का ब्याज है उसको जोड़ के 13,200 रुपया पे किया। तो 10% के दर से 1 साल का जो ब्याज होता है वो 10 होगा। तो उस साल का जो अंतिम साल का जो मिश्रधन होगा वो 110 होगा। तो 13,200 का तुलना 110 से करेंगे, गुना 100 करेंगे, अर्थात 12,000 रुपया शेष 2 साल के बाद बचा हुआ था उसको मूलधन से देना। यानी कि 2 साल के अंत में मूलधन और प्लस जो पे किया गया है 66 से 34 रुपया कुल मिला के इतना होगा, और 2 साल में जो मिश्रधन होगा उससे तुलना करके इसका जो है मूलधन हम निकाल लेंगे। इस प्रश्न को वैसे तो आप लोग कर चुके होंगे, इसमें बनाने का कोई खास बात है नहीं। देखा जाए तो इसका आंसर 6 आता होगा, क्योंकि मेरे पास इसका हार्ड कॉपी है। इस हार्ड कॉपी में आंसर भी शायद होंगे ही इसके दिए हुए। तो हाँ, 6 ही आंसर आता है। बना चुके होंगे आप लोग बना लीजिएगा। 57 नंबर का प्रश्न। 58 नंबर का प्रश्न देखिए। हालांकि ये भी प्रश्न में कोई ख़ास बात है नहीं। कोई यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज है और त्रिभुज ABC, अगर हम त्रिभुज का कल्पना करें तो इसमें ऐसा दिया है कि D और E बिंदु इस प्रकार से जोड़ रही है कि इसका जो वैल्यू है AD/DB 1/6 है। तो और दोनों यहाँ पर दिया है कि ABC का क्षेत्रफल 1 इकाई है और D BC के समानांतर है। यानी कि D जो है BC के समानांतर है। समानांतर है का मतलब ई कोण इस कोण और इस कोण के बराबर होगा, और एक कोण तो दोनों त्रिभुज में है, यानी कि बड़े त्रिभुज में भी और छोटा त्रिभुज में भी। अर्थात अगर देखा जाए तो त्रिभुज यहाँ पर ADE जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के समरूप होगा। तो अगर AD का भुजा, अगर यहाँ पर देखा जाए कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है कि एरिया त्रिभुज जो ADE होगा इसका एरिया और बटा जो है एरिया त्रिभुज ABC का एरिया लेना है। तो अगर इन दोनों प्रश्नों में इसमें देखा जाए तो AD का भुजा यदि हम 1 लेंगे तो एरिया में चूँकि तो स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का भुजा 1 और 6 हमको 7 लेना होगा, तो 7 का स्क्वायर होगा, अर्थात 1 हो जाएगा 49। तो चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप होने के वजह से जो भुजा का अनुपात होता है उसका हम वर्ग करते हैं तो हमको क्षेत्रफल का अनुपात मिलता है। तो यहाँ भुजा का अनुपात 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 6 मिलाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा B होगा। ये गलती से पहले का बचा हुआ है। यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC, ये भी प्रश्न त्रिभुज से ही संबंधित है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है जो कि ABC लिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है। यहाँ से B से यहाँ पर ऐसे BD मिला दिया गया है और यहाँ AB बराबर BD है, अर्थात ये दोनों बराबर है। तो मान लीजिए कि अगर ये x है तो इसका वैल्यू भी x होगा। फिर यहाँ दिया BD बराबर DC, मतलब ये BD है तो DC के बराबर है, तो अगर वो x है तो ये भी x होगा। इस प्रश्न में BAD का जो मान है वो दे दिया है 70 डिग्री। अब जान रहे हैं कि A भुजा बराबर है, तो A समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों कोण भी बराबर होगा, तो यहाँ पर 70 होगा। किसी लाइन पर 180 का कोण बनता है तो 180 में 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री होगा।
अब 110 होगा तो शेष बच गया इस त्रिभुज में देखा जाए तो 70, तो 70 का आधा जो होता है वो 35 होता है। तो चूंकि ए भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो 110 को 180 में घटाएंगे तो 70 बचेगा, 70 का आधा यहाँ पर होगा 35 डिग्री और यहाँ पर भी 35 डिग्री होगा। और यहाँ पर 70 70 140 था तो शेष है जो कि 140 को 180 में घटाइएगा तो 40 आएगा। अर्थात इस पूरे कोण के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर 40 35 अगर हम लोग मिलाएंगे तो 40 35 का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अर्थात आंसर ये होगा। फिर से आप समझिए, यहाँ पर प्रश्न में दे दिया है ए बी बराबर बी डी, अर्थात ए बी बराबर बी डी एक्स एक्स, अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये कोण 70 होगा तो ये भी 70 होगा, समद्विबाहु 70 70 140, 180 में 140 घटेगा तो 40 बचेगा। फिर इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये 70 है तो इस लाइन पर 180 बनेगा तो शेष 110 बचा, 110 अगर ये बचा तो बाकी 70 होगा, तो बाकी दोनों ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि दोनों भुजा सेम है। तो इस कोण का दोनों वैल्यू जोड़ के 75 आएगा, अर्थात इसका आंसर 75 होगा, बी नंबर का होगा। फिर अगला प्रश्न है, दो संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्याएं, दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल दो बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का क्या अनुपात है। तो इस प्रश्न में दिया है, देखिए 3 संकेंद्रित वृत्त है, अर्थात एक वृत्त इस प्रकार से ऐसे है, इसके बाद जो नेक्स्ट सर्किल है वो ऐसे है, इसके बाद जो नेक्स्ट सर्किल है वो ऐसे है, और तीनों वृत्तों में आपको ये दे दिया है कि इनके त्रिज्याएं 4 5 और 7 के अनुपात में, अर्थात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर इसका मान 5 है और बड़ा वाला देखा जाता है यहाँ पर 7 है। और बोला है कि इसका दो आंतरिक वृत्त, मतलब कि ये दोनों जो आंतरिक वृत्त है इसके बीच का जो ये क्षेत्रफल है इसका वैल्यू आपको लेना है और फिर इसका वैल्यू आपको लेना है। तो इन क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो पहले आप यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल का अनुपात है पूछा है। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जान रहे थे कि ये 5 है तो 5, अब चूँकि देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ त्रिज्या पर ही ये निर्भर करेगा, क्योंकि पाई का मान तो किसी भी वृत्त में हर वृत्त में आता है। तो क्षेत्रफलों का जो क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो सीधा आर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो 5 का स्क्वायर 25 में, ये 4 का स्क्वायर 16 जाएगा, तो 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर अगर इसका हम निकालना चाहें तो ये त्रिज्या लेंगे जो कि 7 है और 7 में घटाएंगे ये 5 वाला त्रिज्या, ये 5 वाला त्रिज्या जो है उसको घटाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। 49 में 25 जाएगा तो बचेगा 24, तो यहाँ से 3 तिया 9 और 8 तिया 24, इसका आंसर ये होगा। फिर से समझिए, हमको ए क्षेत्रफल निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 में 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे तो 9 होगा, और यहाँ पर फिर 7 का स्क्वायर, यहाँ जो होगा 7 का स्क्वायर 49 में हम यहाँ पर घटा देंगे 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का स्क्वायर 25 को घटाएंगे तो 24 बचेगा, तो 3:8 निकलेगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा बी होगा। अगला प्रश्न है, गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुके होंगे आप लोग, इसको बताने का कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि त्रिज्या आपको 14 दिया हुआ है, और जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला आप लोग जानते ही हैं कि वो फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस आपको आर पता है, आर पुट कर दीजिएगा, आपसे आंसर निकल जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा इसमें 1 होगा, अर्थात 61 का 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है। तो एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है, इस लिहाज से देखा जाए तो इसमें जो, और ये एक कल भी ऐसा ग्रुप डी में जो सेट हम लगाए थे उसमें कैसा सवाल था जिसके हिसाब से हमको नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होना चाहिए। यहाँ पर है जो कि एक रेलगाड़ी आपको लेना है, और रेलगाड़ी जो है कार के मुकाबले देखा जाए तो 40% इसका तेज़ चलता है। तो कार यदि 100% चलेगा तो 140 चलेगा। हाँ, तो यहाँ से जो कि एक ही समय पर प्रारंभ, दोनों जो है एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और बी तक जाता है, जो कि बी 140 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 140 किलोमीटर की दूरी पर बी है, तो यहाँ पर
अगर इसका चाल को हम मान लें 140x और इसका चाल को मान लें 100x, तो दोनों एक ही समय पर पहुंचता है। तो 140 किलोमीटर का जो दूरी है अगर कार 100 के चाल से तय करेगा तो समय लगेगा 140/100x, और बराबर इसके द्वारा जो लिया गया समय होगा ये भी जाएगा 140x के चाल से। लेकिन इसमें प्रश्न में दे दिया है कि रेलगाड़ी 25 मिनट रुकता है, तो 25 मिनट ही रुकता है तो 25 मिनट को घंटा में बदल देंगे, अर्थात कार के द्वारा जो लिया गया समय है वो होगा दूरी बटा कार का चाल, यानी कि 140 बटा कार का चाल 100 है तो 100x हो गया। और यहाँ पर यदि रेलगाड़ी का हम चाल देखें तो रेलगाड़ी का चाल जो होगा वो 140 बटा 140x होगा, और प्लस चूँकि रेलगाड़ी 25 मिनट रुकता भी है तो समय दो चीज़ों में रेलगाड़ी का खपत हुआ, एक तो वो गति में था और जब वो विराम में था। तो 140 का चाल 140 का दूरी जो है 140x के चाल से वो तय करेगा, प्लस जो कि जो उसका विराम का समय है उसको भी इसमें हम ले लेंगे। अब इसी को सोल्व कीजिएगा तो यहाँ तो काटेंगे तो सीधा जो कि दोनों कट जाएगा, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा ऊपर में 1.4x और माइनस इधर लाइएगा तो 1/x होगा, बराबर इधर 25 बटा हो जाएगा 60, तो 5 बटा 5 25 12 25 60। अभी घटाएंगे ऊपर में तो 1.4 में 1 जाएगा तो यहाँ पर नीचे x बचेगा, अर्थात यहाँ पर x बराबर देखा जाए तो हो जाएगा 12 गुना 0.4/5। लेकिन आंसर आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आप गुना कर लीजिएगा 18/5 से। जब 18/5 से गुना कीजिएगा तब इसका आंसर P आएगा, 134.4 आ जाएगा। वन 1.4x और यहाँ बराबर हो गया 1/x, घटा दिए तो 0.4 आ गया, और 5 25 12 25 60 ये भी हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग x का वैल्यू देख रहे हैं कि 12 गुना 0.4 होगा, नीचे इसमें 5 आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो 3.6 से गुना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x बराबर 2, x⁻64 + x⁻121 का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप सभी को जानते हैं कि x + 1/x बराबर जो यदि 2 रहता है और बराबर है, जो कि ऐसे केस में x का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, और जो भी हो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि जब इसको सोल्व कीजिएगा पूरा दोनों साइड में तो ये आ जाता है x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तब यहाँ पर x बराबर हम लेते हैं 1। जब x बराबर 1 लेंगे तो कोई वैल्यू आपको देगा x⁻64 प्लस x⁻121 का निकालने का, तो 1 पर पावर को 64 रखेगा प्लस 1 पर पावर को 121 रखेगा, तो जोड़ के वैल्यू इसका 2 ही आएगा, यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो इसका आंसर जो है 63 का C होगा। पैंसठ नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर है जो कि देखा जाए तो यहाँ पर प्रश्न में दे दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 32, यानी कि तीनों भुजा का जो जोड़ है वो 32 है। ये भी दिया है कि उसकी प्रत्येक बराबर भुजा उसके आधार की 5/6 गुना है, यानी कि अगर उसका आधार को 6 मान लिया जाए तो उसका बराबर भुजा हो जाएगा 5 और 5। तो परिमाप प्रश्न में आपको दे दिया है कि परिमाप का जो मान है वो 32 है, और यहाँ से परिमाप का तुलना कीजिएगा तो 5 × 5 = 10 × 6 = 16, यानी कि 16 से भागा देंगे तो काट के यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 आएगा तो 5 दूनी 10 यहाँ पर होगा, ये भी 5 दूनी 10 होगा, और 6 दूनी 12 होगा। अब 6 दूनी 12 होगा। अगर इसका हम क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हीरो का सूत्र से निकाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको क्या कीजिए कि यहाँ से ऐसे लंब डाल दीजिए। लंब डालिएगा तो चूंकि पूरा लंबाई 6 दूनी 12 आया था तो इसका आधा लंबाई 6 होगा, और इसका आधा लंबाई यहाँ पर 6 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर इसका ऊंचाई निकालना होगा, तो फिर यहाँ पर ऐसा करेंगे कि जैसे 6 दूनी 12 हुआ तो फिर जो है
5 दूनी 10, 10 10 20 और यहाँ पर 12 32 है। तो आप हीरो का फार्मूला भी लगा सकते हैं या तो फिर यहाँ पर लम डाल के भी इसको निकाला जा सकता है। यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर घटाएंगे तो 100 में 36 घटाएंगे तो 64 आएगा। 64 का रूट निकालेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार का मान पूरा जो है वो 12 था, तो 12 से गुना करेंगे और गुना है जो कि यहाँ पर 8 करेंगे तो 2 छक्का 12 करेंगे तो 8 छक्का 48 आएगा, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से निकालेंगे कि जैसे पहले तो आपको दे दिया है कि त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और उसका बराबर भुजा उसके आधार की 5/6 गुना है। तो 5/6 गुना है तो इसका मतलब है कि अगर उसका आधार 6 होगा तो भुजा 5 5 होगा, लेकिन 5 5 10 6 16, 16 से परिमाप 32 से भागा देंगे तो 2 आएगा, तो 2 5 10 होगा, 2 5 10 होगा और 2 छक्का 12 होगा। अब चूंकि पूरा 12 है तो इसका आधा कितना होगा, 6 होगा। ये 6 है, ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 में 6 का स्क्वायर 36 घटेगा 64, 64 का रूट 8 यानी कि ऊंचाई आ गया 8। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो 12 गुना 8 करेंगे तो फिर यहाँ से 48 आ जाएगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि sin 2a बटा 1 प्लस cos 2a। तो जान रहे हैं कि sin 2a ऐसा लिखा है तो sin 2a जो है उसके बाद यहाँ पर नीचे है जो कि लिखा गया है 1 प्लस cos 2a। तो sin 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a लिख सकते हैं, और 1 प्लस cos 2a का फार्मूला सीधा होगा आपको 2 cos स्क्वायर a। 2 से 2 काट देंगे, एक cos कटेगा, अर्थात यहाँ से जो आंसर होगा वो tan a आ जाएगा, मतलब कि आंसर 1 होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसा कि अगला प्रश्न है sec a बटा cot a प्लस tan a। तो इसको आप किस प्रकार से तोड़ेंगे, इसमें देखा जाए तो सेक ऊपर में स्क्वायर को तोड़ देंगे या मत तोड़िए, 1 बटा इसको cos sec a को cos a लिख लीजिए और नीचे जो दिया है cot a को आप cos a बटा sin a कर लीजिए और यहाँ से tan a को आप लिख लीजिए sin a बटा cos a लिख लीजिए। तो sin a बटा यहाँ पर cos a होगा। अब इसको 1 बटा cos a करेंगे और गुना में sin a इंटू cos a डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, आप ऐसे समझिए, और नीचे में बच जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। जान रहा है कि cos स्क्वायर sin स्क्वायर a का मान एक होता है। cos a से cos a काटेंगे, cos a से यहाँ पर cos a कट जाएगा और sin a इंटू cos a गया था, लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि पूरा जो चीज़ लिया गया था वो स्क्वायर के अंदर में था, तो यहाँ पर स्क्वायर के अंदर में ही रखेंगे तो शेष में यहाँ पर हमको बच जाएगा sin स्क्वायर a। इसी को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा 66 का वो 1 नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक बहु ब्रांड 5 विभिन्न ब्रांड जहां कुल 1200 जूते हैं, तो रिबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं। तो रिबॉक 23% है तो 1200 का 23% निकालिएगा, तब इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 276। बन जाएगा ये सब आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, हटाइए इसको। अगला हम दिया प्यूमा और बैंस के जूतों की संख्या में कितना अंतर है। तो प्यूमा और बैंस पर डालिए, प्यूमा 21 है, बैंस 13 है, दोनों 21 में 13 जाएगा 8, तो 12 8 96, यानी कि इसका आंसर सीधा होगा 1। हटाइए इसको भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबॉक तथा नाइकी ब्रांड के जूतों के बीच संख्या का अंतर। तो रिबॉक नाइकी कहाँ गया, रिबॉक 23 है, नाइकी 18 है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा रिबॉक माइनस नाइकी। तो 23 माइनस करेंगे कितना,
रिबॉक 23 है, नाइकी 18 है, तो दोनों का अंतर 5% आ जाएगा। फिर कह रहा है कि किन दो ब्रांड के जूतों के बीच की संख्या के अंतर के बराबर है। तो बैंस और नाइकी देखिए, बैंस का 13 है और नाइकी का 18 है। तो नाइकी और बैंस यानी कि नाइकी में हम बैंस घटाएंगे तो यहाँ पर भी नाइकी है जो कि 18 है, बैंस 13 है, तो दोनों का अंतर 5 होगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में प्यूमा के जूते नाइकी के जूते के कितने % है। तो प्यूमा का जूता कितना है 21 और नाइकी का जूता 18। तो 21/18 गुना कितने प्रतिशत अधिक, अच्छा प्यूमा का कितना % अधिक है। तो यहाँ पर 18 से 21 3 अधिक है, तो 3/18 गुना 100 कीजिएगा, तो 3 छक्का 18 यानी कि 16 छक्का 96, यानी कि इसका आंसर जो है 2 नंबर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल सब है। एक तिहाई सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा, एक तिहाई सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो एक तिहाई लिखना होगा यहाँ पर, इसको बेचा जाता है 15% लाभ पर। फिर है जो कि अगला प्रश्न में अगला दिया है कि 25% सामान को, तो 25% सामान जो होता है 25/100 करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, इसको बेचा गया है 15% लाभ पर बेचा गया था, उसको बेचा गया कितना % लाभ पर, 20% लाभ पर, और फिर शेष को 20% हानि पर। तो मान लीजिए 4 तिया 12, यानी कि आप सामान टोटल मान लीजिए 12 के टर्म में, तो अगर हम 12 के टर्म में मानेंगे तो टोटल सामान हम मान लेते हैं कि 120 है, तो 120 का 1/3 40 होगा, और 40 को यदि हम 15% लाभ पर बेचेंगे तो 115/100 करना होगा। तो 23×5 15, 20×5 100, काटेंगे तो 20 दूनी 40, यानी कि 40 सामान का कीमत 40 था, बेचा 46 में। फिर देखिए 120 का 1/4 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और 30 को 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 गुना 100 करेंगे, यानी कि इससे हमको मिलेगा 12 तिया कितना 36 मिल गया। बाकी आप समझिए कि यहाँ पर 40 और 30 70, तो शेष बच गया कितना, 120 में 70 घटा दीजिए, शेष हो जाएगा 50। इस 50 को 20% हानि पर बेचा है, तो यहाँ पर 80/100 होगा, काटेंगे तो यहाँ पर है जो कि सिर्फ मिला कितना 40। तो यहाँ पर 46 और 36 हो गया 70 और 6 6 12 82, 82 और 40 हो गया 122, यानी कि 2 रुपया लाभ हो गया। अगर देखा जाए तो 2 रुपया लाभ हो गया। 46 36 यहाँ पर हो गया कितना 82, 82 40 122, 122 में 120 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 रुपया लाभ हो। जबकि प्रश्न में दिया है कि लाभ हुआ 138.50, तो इसका तुलना करेंगे कितना 2 से, और पूछा है सामान का मूल्य, यानी कि यहाँ पर कुल मूल्य पूछा गया है, तो कुल मूल्य माने हैं कितना 120, तो गुना कर देंगे 120, जब इसको काटिएगा तो 2 से ही 60 मरतबे कटेगा, 13 छक्का 78, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 8 48, 3 51, 13 छक्का 78 5 83, 8310 रुपये। अब देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि ABCD की बिक्री से 6 वर्षों में प्राप्त राजस्व प्रश्न दिया गया कि दी गई टेबल में कंपनी के 4 उत्पाद ABCD की बिक्री से 6 वर्षों से प्राप्त राजस्व टेबल का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने वर्षों में उत्पादन D की बिक्री से प्राप्त राजस्व 6 वर्षों में उत्पादन A की बिक्री से प्राप्त औसत राजस्व से अधिक। तो देखिए कितने वर्षों में, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 2 2 4 2 6 वर्ष में, और D का जो है राजस्व A के औसत राजस्व 6 वर्ष में A के औसत राजस्व से अधिक है, कितने वर्ष में। तो D का बिक्री से प्राप्त राजस्व D के बिक्री से कितने वर्षों में D के बिक्री से प्राप्त है, पहले 6 वर्षों में उत्पाद A का औसत निकाल दीजिए। ये वाला यहाँ पर जैसे कि दिया है कि यहाँ पर देखा जाए तो
ए का जो वैल्यू है इसको आप क्या कीजिएगा ना कि 98 प्लस 94 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 110 प्लस 115, टोटल हो गया 6। इसको भाग दोगे ना तो ये आएगा 98.66। अब ये बताओ कि डी का जो मान है वो कितने बरस में इससे ज़्यादा है, तो 2 बरस में डी का मान इससे ज़्यादा है। यहाँ भी 102 है, यहाँ भी 102 है, यानी कि आंसर इसका 2 होगा। यानी कि 6 वर्षों में ए का औसत राजस्व जो है उसका वैल्यू इतना है और डी का जो वैल्यू है वो मात्र 2 वैल्यू 102 इसके तुलना में अधिक है, मतलब कि इसका आंसर सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, ए का वेतन बी से 60% कम है। ओहो, ये सब देखते ही मान लेना चाहिए तुरंत फटाक से। ए का वेतन बी से 60% कम है, तो बी का मान हो 100 तो ए का मान हो 40। फिर बोल रहा है कि ए का खर्च बी के खर्च के 60% बराबर है। यदि ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है, यदि ए का वेतन बी के खर्च के 70% के बराबर हो, तो ए का वेतन तो 40 है और ए का वेतन जो है बी का जो खर्च है बी के खर्च के 70% के बराबर है। तो बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पर जो है बी के खर्च के 70% के बराबर हो, ए का वेतन बी के खर्च के 70% के बराबर हो, तो बी का खर्च जैसे देखिए यहाँ से सीधे ऐसे कीजिए, तुलना कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 40 का तुलना 70 से कीजिए और बी का खर्च निकालना हो तो गुना 100 कीजिए, तो यहाँ से बी का खर्च निकल जाएगा 400/7। और ये भी दिया है कि ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है, तो बी का खर्च है जो कि 400/7 है और इसका 60% निकालेंगे तो 60/100 करेंगे तो काट देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 240, 400/7, यहाँ 240/7 है। प्रश्न में देखिए फिर से इसको समझिए, दोबारा इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि इस प्रश्न में जो दिया है कि ए बी 2 है, दोनों का जहाँ तक वेतन का सवाल है, ए का वेतन बी से 60% कम है, तो बी का यदि 100 होगा तो ए का 40 हो जाएगा। फिर देखिए दे दिया है बी के खर्च का 70% ए के वेतन के बराबर है, तो ए का वेतन तो 40 है जो बराबर है बी के खर्च 70 के, तो बी का कुल खर्च निकालेंगे तो यहाँ गुना 100 करेंगे, तो बी का खर्च निकल जाएगा 400/7 और इस खर्च का 60% खर्चा ए का है, यानी कि 400/7 गुना 60/100 करेंगे तो यहाँ काटेंगे तो 240/7, इसका जो खर्च आ जाएगा 240/7 आएगा और इसका जो खर्च था 400/7 था। अगर वेतन में खर्च को घटाएंगे तो 7/28, यानी 280 में 240 को घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 40/7, इसका रेशियो लेंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो 700 में 400 घटाएंगे तो आ जाएगा 300/7, यानी कि 7 से 7 काटेंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी कि 2:15, यानी कि इसका आंसर कोई होगा, हाँ यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न, किसी राशि पर 10% की दर से अर्धवार्षिक तथा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 है, यानी कि दर 10% है। एक बार सोचो कि अर्धवार्षिक लगाया गया और एक बार वार्षिक लगाया गया, तो ऐसे प्रश्न में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि दर यहाँ पर है जो कि दे दिया है 10%, और अगर हम अर्धवार्षिक लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम अर्धवार्षिक का बात करेंगे तो अर्धवार्षिक के केस में तो दर इसका आधा हो जाएगा, दर हो जाता है 5%, और समय इसका दुगना हो जाएगा तो समय 2 बरस होगा। और वार्षिक के केस में देखा जाए तो अगर हम लोग वार्षिक ले लें तो वार्षिक के केस में जो होगा दर 10% होगा और समय यहाँ पर 1 बरस होगा, तो दर आधा हुआ और समय दुगना हुआ। तो यहाँ से अगर हम CI निकालेंगे तो CI होगा 10 × 1 10 होगा, और यहाँ से CI निकालेंगे तो 5 दूनी 10
और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि यहाँ से CI निकालेंगे तो इतना होगा, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 0.25। सवाल में अंतर दे दिया है 88.80, इस अंतर का तुलना करेंगे हम अंतर से 0.25 से, और इससे हम मूलधन निकालने का प्रयास जब करेंगे तो इसमें 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पर जो है इसको हम निकालेंगे तो फिर यहाँ से दशमलव को हटा देंगे तो 100 कर दो, यहाँ से काट लो, 25 चौ 100, यानी कि 4 से गुना करो, 8 चौ 32, 8 चौ 32, 3 35, फिर 8 चौ 32, 3 35, यानी कि 35,520। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म हो गया तो 2 जीरो बचा। ठीक है, ऐसे तो सीधे ख़त्म भी किया जा सकता था। 35,520 रुपया। अब पूछा है कि 35,520 रुपया का यही दर से, यानी कि आपको दे दिया है मूलधन आप निकाल लिए, साथ में आपको दर है जो कि प्रश्न में दे दिया है 10%, और समय दे दिया है कितना 3 2 5/3 बरस। तो आप बना लीजिएगा, इसमें साधारण ब्याज निकालने में तो कुछ है नहीं, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 कर लेंगे। तो इस लिहाज से इसका आंसर जो है आता होगा 5920 रुपया, शायद इसका आंसर आता। अगला प्रश्न दिया 2012 से 2013 में उत्पाद ABD की बिक्री से प्राप्त राजस्व 2013 से दिया है, 2013 से 2012 तथा 2013 के उत्पादों ABD की बिक्री से प्राप्त राजस्व 2013 से 2016 तक के उत्पाद B की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व कितना % अधिक। तो 2012 तथा 2013 कुल ABCD की बिक्री से 6 वर्षों में। अच्छा ठीक है, देखिए इसको इस प्रकार से बनाएंगे जैसा कि प्रश्न में दिया है कि ABD का 12-13 का डाटा लीजिएगा, तो यहाँ पर प्रश्न में लिख लीजिएगा ABD, और यहाँ पर A का जो वैल्यू है वो 98 है, 98, और 2012 में A 98 है, 13 में कितना है 94, जबकि B का सवाल है, B है जो कि 2013 में 2012 में 74 है, और प्लस है जो कि हो जाएगा कितना 96, और D जो है 74 और 102, तो 74 प्लस 102 कर दीजिएगा। 2013 से 16 तक उत्पाद B की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व कितना % अधिक है। तो 2013 से 16 तक, 13 से लेकर 16 तक किसका लेना है B का, तो इसको सभी को प्लस कर देना है, यहाँ पर सबको प्लस कर देंगे, और B का ले लेंगे 2013 से 2016 तक। तो 2013 में है जो कि 96 है, प्लस 92 हो गया, प्लस 84 हो गया, प्लस 98 हो गया, इसको जोड़ दीजिएगा, और इसी में क्या है कि इससे कितना % अधिक है, तो इससे कितना %, तो इसमें इसको घटा दीजिएगा, और बटा ई जो जोड़ के आएगा उतना गुना 100 कर दीजिएगा। ऐसे देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। ये सीधा कैलकुलेशन का प्रश्न है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, देखने के बाद कैलकुलेशन करके आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समूह में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:6 है, तो इसमें दे दिया है कि जो बॉय है और गर्ल है ये दोनों का अनुपात दे दिया 7:6 है। तो मान लो कि यहाँ पर 7x है, ये 6x है, बोल रहा है कि 3 लड़की समूह को छोड़ देती है, तो 3 लड़की छोड़ेगी तो -3 कीजिए, हाँ, 4 लड़के समूह में आ जाते हैं और 3 लड़की समूह को छोड़ देती है, तो रेशियो हो जाता है 4/3। तो 7×21 में 6 चौ 24, 6 चौ 24 में 21 घटेगा तो 3x होगा, और यहाँ पर 4×3=12, 4×3=12, 12×12 24, x बराबर 8। यानी कि शुरुआत में पूछा जा रहा है कि समूह में कुल कितने लड़के तथा लड़कियां थीं, तो 7 छो 13 हुआ, 13×8 104, यानी कि इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 13x होगा, और 13x का वैल्यू निकालेंगे तो लड़का लड़की सम्मिलित रूप से निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पर 104 होगा।
फिर अगला प्रश्न है, यदि किसी बोट द्वारा धारा के अनुरूप 13 किलोमीटर जाने में और धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में लिया गया समय समान है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर धारा में 44.8 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। पर इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे, जैसे कि इसमें दिया है कि धारा शांत जल में नाव का चाल नहीं दिया, तो शांत जल में हम नाव का चाल ले लेंगे कि नाव का चाल जो है ना, नाव का चाल या बोट जो भी दिया है, नाव या बोट आप समझे, प्रश्न में बोट का हिंदी नाव ही होता है। तो यहाँ पर जो है 100 और 13 किलोमीटर जाने में धारा का चाल यहाँ दे दिया है। धारा का चाल प्रश्न में आपको लिख दिया है कितना, 3। तो 13 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएगा तो इसको समय लगेगा x+3 ऐसे लगेगा, बराबर है जो कि 7 किलोमीटर धारा के विपरीत में गया है तो इसको x-3 यहाँ पर होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 13x में 7x जाएगा तो यहाँ पर 6x बचेगा और यहाँ पर 13 तिया 39 और 7 21, 39 से 21 हो जाता है कितना, देखा जाए तो यहाँ पर है जो कि 60 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जो है यहाँ पर 10 आ जाएगा। जब 10 आएगा तो यहाँ पर समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो 44.8 किलोमीटर यदि 10 के चाल से जाया जाए तो यहाँ पर पूछा है कि कितने समय लगेगा, घंटे में यहाँ पर पूछा है। तो हम्म 13x और 7x अंतर 6x, 13 तिया 39 और 21, यहाँ 39 है और उधर -21, उधर -39 है उधर 21 है, तो यहाँ पर है जो कि 60 आ गया, x बराबर 10 होगा। तो बोल रहा है कि स्थिर धारा में इतना किलोमीटर जाने में कुल कितने समय लगेगा, तो हाँ समय बराबर इतना बटा 10 कीजिए, इसको हटाइएगा तो यहाँ पर 0 होगा। तो ऐसे ही इस हिसाब से निकालेंगे तो फिर यहाँ पर काटिएगा तो 112 मरतबे कट जाएगा और 25 मरतबे, यानी कि 4.12/25 होगा। प्रश्न में दिया किसी कक्षा में कुछ छात्रों का औसत द्रव्यमान 58.4 kg, कुछ छात्रों का, तो छात्र मान लो 1 से, इसका 58 पॉइंट कितना है 4 है। फिर 5 छात्र का दे दिया है 62 पॉइंट कितना 8। फिर सभी छात्रों का बोला है कि औसत द्रव्यमान 0.55 बढ़ जाता है, यानी 0.55 बढ़ जाता है तो इसमें 0.55 जोड़ देंगे, यानी कि इसको और इसको यहाँ पर हम पहले इतना था दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 होगा, यानी कि जोड़ने पर हो जाएगा 58.95। तो दोनों का अंतर लेंगे तो इधर तो आ जाएगा 0.55 ही, इधर अंतर हो जाएगा कितना, इधर है जो कि इसको मान लीजिए कि 59 है, तो 59 है तो यहाँ पर 3.8, यानी कि इसको अगर हम घटा दें तो यहाँ पर 59 इसमें घटाएंगे तो 3.8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 3.8 के बजाय जो है 5 इसमें जुटेगा तो यहाँ पर इसको 80 कर दीजिए, यहाँ पर घटाइएगा तो 5 होगा, 18 में 17 में 9 घटाइएगा तो 17 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 61 में ये घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 58 और 3 61। तो इसको फिर हम काट लेंगे, 5 से ये कटेगा 11 तिया 33 और 11 पचे 55, यानी कि 35 गुना 11 होगा और ये 5 गुना 11 होगा, तो काटेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, अनुपात 1 आ जाएगा। तो देखिए इसका जो है 5 का तुलना कर लेंगे 1 से, और पूरा पूछा है प्रारंभ में, हाँ तब यहाँ पर प्रारंभ में पूछा है तो प्रारंभ में हमको यही लेना होगा 7 वाला, क्योंकि 7 था। तो अगर प्रारंभ में है जो कि देखा जाए छात्रों का संख्या तो गुना 7 करेंगे, 7 पचे 35 आंसर होगा। इसको बनाने में क्या कीजिएगा कि जैसे शुरुआत में कक्षा में छात्र का संख्या नहीं दिया तो हम x मान लेंगे, x माने या ना माने, मतलब x है फॉर एजम्पशन, इसको आप x रखें, और इसका जो है 58.4 दिया है, और जो a है इसका देखा जाए तो 62.80 दिया है, और
बोला है कि ये 5 छात्र जो नया है उसका औसत इतना था, इसके आने से औसत में इतना बढ़ोतरी हो गया, तो एग्रीगेट इतना बढ़ोतरी हो गया। तो यहाँ पर जो है इसका तुलना है जो कि हम कर लेंगे। तो यहाँ पर 35 यहाँ पर है जो कि घटाएंगे तो इतना आएगा, इसको घटाएंगे तो इतना आएगा, फिर यहाँ पर 7:1 आएगा। तो इसका आंसर जो है सी होगा, 35 होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन है वो आप लोग से हो जाना चाहिए। इसका आंसर है जो कि डी नंबर होगा। यहाँ पर से है जो कि इसका आंसर हम ए लेंगे। ए भी एक काम को डी दिन में पूरा करते हैं। ए उसी काम का अकेले 8 + डी दिन में, और बी अकेले उस काम को 18 + डी दिन में करता है। तो ए 4 दिन काम करता है, तो बी द्वारा शेष काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। अच्छा, तो इसमें दे दिया है कि ए बी जो है ए पूरा काम करता है, ए पूरा काम करता है 8 + डी दिन में, और बी पूरा काम करता है 18 + डी दिन में, और दोनों मिल के जो काम है वो डी दिन में पूरा करता है। तो मिल के करेगा तो दोनों को गुना कीजिए, 8 + डी, और गुना कीजिए 18 + डी, अब बटा दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 और 18 होगा 26, और डी कितना होगा 2D। तो मिल के करता कितना में, डी में, तो गुना कर दीजिए 26D + 2D² बराबर, यहाँ पर 18 ठी होगा 144, प्लस यहाँ 18D और यहाँ पर ही 8D, 18 8 यहाँ पर 26D हो गया, और प्लस D गुना D कितना होगा, D² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 26D से 26D काट दीजिए, तो D² इधर घटेगा, तो D² बराबर हो जाएगा 144, तो D = हो जाएगा 12। तो जब D 12 होगा तो यहाँ पर 12 रखो, तो 12 8 हो जाता है 20, और 12 रखोगे तो 12 18 हो जाएगा 30। तो बोल रहा है कि ए 4 दिन तक काम किया, ए पूरा काम 20 दिन में करता है, और ये 4 दिन काम किया है, तो ए काम किया 4/20, यानी कि किया 1/5। तो शेष काम जो बच गया वो है जो कि वो हो जाएगा कितना, 4/5, और ये करना है किसको, बी को। तो बी पूरा समय लेता है 30 दिन, तो 4/5 में लेगा, 5 6 का 30, 6 चौक कितना 24, यानी कि आंसर इसका 2 होगा। देखिए इस प्रश्न में एक समीकरण दिया गया है, यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर ऐसे लिखा गया है 30x² - 15x + 1 बराबर 0, और फिर उससे आपको वैल्यू निकालना है इसका 25x² + 36x² पर पावर -1। तो -1 है तो 25x² + 36x², इसको 1 बटा कर दो 36x², -1 हट जाएगा। फिर इसको लिखो 5x² + 1 बटा 6x², इसी का वैल्यू तुमको निकालना है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर है जो कि 5x लाना है, यहाँ 6x लाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर 30 था, तो 30 था, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 30 दिया है, तो 30 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इसको बचाना है कितना 5x, तो यहाँ 6x निकाल लेंगे तो 5x बच जाएगा। और जब यहाँ पर 6x निकालेंगे तो प्लस, यहाँ पर प्लस अगर इसको लेंगे तो 1 बटा हो जाएगा 6x, और माइनस में देखा जाए तो यहाँ पर जो है 15x बटा 6x हो जाएगा, 15x बटा यहाँ पर 6x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 0। यानी इसमें 6x निकाले तो 5x बचा, इसमें 6x निकाले तो 1 बटा 6x हो गया, इसमें 6x निकाले तो 6x से भागा पड़ गया। अब इतना बराबर 0 हो गया, तब यहाँ पर 6x भी धरे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको x से x काट दो, इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं। 5 या 15 2 3 6, यानी कि 5x + 1 बटा 6x बराबर 5/2। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो दोनों साइड यदि मान लीजिए कि हम ऐसे इसको स्क्वायर कर दें, और यहाँ पर जो है
स्क्वायर इस प्रकार से कर दें तो इधर स्क्वायर कीजिएगा तो 25x² प्लस 1/36x², फिर प्लस 2ab 2 इंटू 5x इंटू 1/6x, इधर करेंगे तो 25 बटा कितना आ जाएगा 4, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab कर दिए। यहाँ से इसको काट देंगे और 2 तिया 6, 5/3 इसमें घटा दो, 5/3 घटाओगे तो क्या होगा 25 तिया 75 हो गया इधर, और 5 चौ 20 यानी कि 55, 4 तिया 12, सीधा आ जाएगा 55/12। 5 चौ 20 इसमें घटेगा, 25 तिया 75 में तो 55/12 आएगा, यानी कि आंसर बी होगा। किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल 1% बढ़ जाता है। तब इसका क्या करेंगे, आयत का लंबाई l होता है जिसको बढ़ा दिया कितना 40%, इसका चौड़ाई b होता है जिसको घटा दिया कितना 20%। अब जान रहे हो कि l गुना b क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल पर क्या क्षेत्रफल 1% बढ़ जाता है तो x का मान, एरिया जो है एरिया बराबर l गुना b होता है, तो 1% है जो कि बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें x बराबर निकालेंगे, फार्मूला a प्लस b और प्लस हम लोग ab/100 लगा देंगे। तो यहाँ पर a के जगह पर रखेंगे 40, b के जगह पर -20 प्लस 40 गुना -20/100 करेंगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 40 में 20 गया तो 20 बचा, 20 में 8 गया तो बचा कितना 12%, यानी कि आंसर इसका डी होगा। एक रेलगाड़ी खंबे को 12 सेकंड में और पुल को 36 सेकंड में, मतलब 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, बस निकाल दीजिए। कि जैसे कि खंभा का लंबाई होता है, खंभा का लंबाई जो होगा, खंभा का जो लंबाई होगा वो 0 होगा, तो इसको पार करता है कितना सेकंड में 12 सेकंड में। पुल जो है 170 मीटर लंबा है, इसको पार करता है कितना सेकंड में 36 सेकंड में। तो इधर लंबाई का अंतर हो गया 170, इधर अंतर हो गया 24 सेकंड, यानी कि चाल पूछा है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि 170 बटा करेंगे कितना 24। अब पूछ दिया है कि चाल में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको कर देना किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 170 बटा 24 गुना 18 बटा 170 मीटर है, 12 सेकंड है, 24 है। रेलगाड़ी की चाल क्या है हाँ, तब इसमें है जो कि गुना कर दीजिएगा 18/5। 170 मीटर है, 36 गया तो यहाँ पर 24 बचा ही, तो 24 हो गया, 24 × 120 होगा। तो इसके बाद इसको काटिएगा तो यहाँ पर 4 छक्का 24, 3 छक्का 18 और 5 से इसको काट देना, तो 5 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 34 पचे आ जाएगा, तो लगभग 40 हो गया, 10 या 30 नहीं 30 से कम होगा, तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर 10 होगा, चलिए ठीक 32, 8 8 या 24, बी वाला आएगा 25.5 आना चाहिए इसका आंसर, वही आंसर इसका होगा। इसका आंसर बी होगा। छह संख्या में 5 संख्याओं का योग छठी संख्या से 7 गुना है, तो 6 संख्या मान लीजिए, 6 संख्या जो होगा A B C D E नहीं 7 मान लीजिए, 6 हाँ, तो 2 2 4 2 6 मानिए। 5 संख्याओं का योग छठी से 7 गुना है, तो 5 हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस C, और छठी से 7 गुना है, इसे 7 में छठा में 7 से गुना कर दो, कर दिए गुना। 5 संख्या का जो योग है, फिर बोल रहा है कि औसत 136 है, तो सब का औसत निकालेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस C, औसत हो गया, और 2 2 4 2 2 2 4 1 5 नहीं, तो 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ पर F तक लीजिए, 36 है तो यहाँ पर 6 से भागा देंगे तो यहाँ पर 100, औसत वेग 136 है, औसत 136 है। अब इसमें इतना के बदले हम रख सकते हैं किसको 7F को, तो 7F और F मिला के कितना होगा 8F, इधर हो गया 136 गुना कितना 6, 8 का मतलब है 1 यानी 17, 17 यानी कि बराबर आ जाएगा 102, यानी कि इसका आंसर होगा 2।
इसके बाद हम लोग सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर 640 छात्रों की किसी स्कूल में लड़कियों की संख्या 5:3 का 30 लड़कियाँ स्कूल में शामिल हैं, तो लड़के कितने लड़के शामिल हो जाएं कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 14:9। तो इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे। 640 छात्रों में तो दे दिया है कुल छात्र जो है, यहाँ पर कुल छात्र का संख्या दे दिया है 640, और इसमें ये भी दे दिया है कि लड़का और जो लड़की है इसका रेशियो है 5:3। तो 5 3 8, 8 से भागा दो, इसमें 80, 80 पचे हो गया कितना 400, ये हो गया 240। 30 लड़की और स्कूल में शामिल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 270। तो हाँ, तो कितने लड़के, तो मान लो कि 400 लड़का था और 1 लड़का और शामिल कर लेंगे, तो लड़का और लड़की का अनुपात है 14/9 होगा, तो घटेगा तो 30 होगा, 14 या 42 में जाएगा 400, तो बचेगा 100/20। आंसर ये होगा। इसके बाद 86 से रीडिंग देखिए। महिला उद्यमी और इंजीनियर तीनों हो सकता है। महिला उद्यमी हो सकती है, उद्यमी इंजीनियर हो सकती है, इंजीनियर उद्यमी हो सकता है। इंजीनियर उद्यमी किसको कहते हैं, जो नए चीज़ों को खोज करता है, नए नए विचार जिसके दिमाग में आते हैं, नया आविष्कार, नया खोज, नया तरह का शुरुआत, कोई कंपनी, फैक्ट्री, उद्योग, कल कारखाने या नए विचार, ये सब चीज़ें। तो इसमें तीनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। इसका आंसर होगा सी। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न जो है ये वाला है, ये आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिखा है कि दिए गए समीकरण में यदि भागा का अर्थ जोड़ हो, तो भागा के जगह पर देखो, भागा के जगह पर क्या करोगे, जोड़ करोगे। यहाँ भागा है तो यहाँ पर धोखा दे रहा है, धोखा। भागा है जहाँ पर हम प्लस करेंगे, और भाग का अर्थ है जोड़, प्लस का अर्थ है घटाव, यहाँ पर घटाव होगा। माइनस का अर्थ है गुना, यहाँ पर गुना करेंगे, और गुना का अर्थ है विभाजन, यानी कि भाग। तो इस हिसाब से आप निकल जाए, पहले का आकर पीछे भाग, तो यहाँ पर पहले भागा दे देना, तो यहाँ 8 होगा, और 8 यहाँ पर है जो कि 8 8 24 में 3 3 2 5 25 होगा। ठीक है, 25 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पर इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, या फिर ऐसे कीजिएगा। देखिए गुना का अर्थ जो है विभाजन है, तो यहाँ पर भागा 9 दिया है। माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर 3 होगा। फिर यहाँ पर प्लस कितना होगा, 8 होगा, और प्लस का अर्थ यहाँ पर दे दिया है घटाव, तो 2 होगा। 9 72, यानी कि 8 तिया 24 और 6 मिला के 30। ये पहले का टिक लगा हुआ है, 30 होगा। इसमें क्या बनेगा भाई, देखने से लगता है कुछ ऐसा। ABC है यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, ABC बना दो। ABC है ये, तो यहाँ पर DB है, और यहाँ पर AD है, तो AD है तो यहाँ पर AD कर दो। तो ABC ADB, ABC ADB, ABC ADB हो गया, ख़त्म। इसका आंसर जो होगा, आंसर इसका बना लेना, इसका आंसर जो होगा 1 होगा। हाँ, BDCB ठीक। इसमें आपको लिखना है क्रम के अनुसार कैसे होगा। डिक्शनरी का आपका ज़माना में डिक्शनरी रहता कहाँ, सब मोबाइल में टाइप कर लेते हैं हम लोग, लेकिन तब पर भी बनाइए प्रश्न है। तो देखिए इसमें जो दिया है क्या करोगे, पहले तो ये वाला आएगा, पी तो सभ्य में, तो पहले पी वाला आएगा, पहले मतलब 3 होगा, उसके बाद ए के बाद ई वाला आएगा, यानी कि उसके बाद 5 होगा। फिर 5 होगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा, OR दिया है, तो OPQR, फिर ओ वाला आएगा, तो 3 5 4 पहले आएगा जी, फिर यहाँ पर 1 और 2 होगा। इसका आंसर भी होना चाहिए। चलो अब अगला सवाल देखो।
इसको क्या करोगे, कुछ सेंस काम कर रहा है, कैसे क्या करना है। 8 2 10 17 नहीं, नो सबको गुना कीजिए। 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 3 115, 9 6 पचे 30, 30 9 270, 270 3 273, 4 3 1 3 3 4 12, 12 3 15। सीधा गुना करके खाली 3 जोड़ना है, यहाँ वहाँ गुना कर देना है, मतलब इतना दूर करना, यहाँ वहाँ का मतलब है 8 दूनी 7 दूनी 14 8 112 3 115। तो उसी तरह से 4 3 12 3 15, कहानी खत्म। कितने त्रिभुज है आप लोग बैठे बैठे गिन लीजिएगा, इसमें भी क्या कीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई ना कोई सट ही जाएगा। चलो अब इसमें देखो, तरकस को रखते हैं तीर में, तो म्यान में क्या रखेंगे, तलवार रखेंगे। चलो 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 आगे चलो आगे चलो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करोगे भाई, यहाँ पर अंतर कितना का है बताओ, यहाँ पर लग रहा है घटाओ 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 46 का है, यहाँ पर अंतर 92 का है, यहाँ पर अंतर 138 का है, यहाँ पर अंतर हो जाता है, इसको घटाओगे तो ये 4 आएगा, उधर हो गया कितना, 1 हो गया 8 4 184 का। देख रहे हैं 46 दूनी 92, 46 थी 184, 46 गुना इसके 100, यहाँ पर 184 होगा, ऐसे लिखा गया। तो कहने का मतलब है कि 46 46 46 बढ़ रहा है, ये 46 के गुना में बढ़ रहा था, 46 पचे 230 होता है, तो इसमें 230 जोड़ देना, 230 जोड़ दोगे तो यही वाला आंसर होगा, 8 3 11, ये लगता है यही वाला होगा, बी वाला। तो अंतर है 46 का, 92 का, 138 का, 184 का। तो 46 दूनी 92, 46 थी 138, 46 184, 46 बचे 230 जोड़ देना। 95 कैसे बनाएंगे, 95 ऐसे ही दिया हुआ है, रुको 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 भाई, कैसे यहाँ पर देखो, 6 दोस्त गोलाकार मेज पर, गोलाकार मेज, पहले गोल आकार का मेज तो खींच लें, देखो गोल खींचा गया, इसमें करा 6 दोस्त, नहीं 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 यहाँ से लो, 1 2 3 4 बीच में एकदम में लगे कि डिजाइन बन रहा है वैसे। फिर बोल रहा सी ए के दाएं चौथे स्थान, सी जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो दाएं मान लो दाएं इधर होगा, तो यहाँ पर ए ले लो, 1 2 3 4, नहीं सी 1 2 3 4, हाँ सी यहीं पर होगा। और एफ ए के ठीक दाएं है, एफ ए के ठीक दाएं, तो इसका ठीक दाएं एफ यहाँ पर है। फिर दे दिया कि सी बी और डी के बीच में है, ई बी और एफ के बीच में है, ई जो है बी और एफ के बीच में है, और ए हाँ सी बी और डी के बीच में। बड़ी आसान था, एक तरह से भारी बकवास था, झूठों के टाइम बर्बाद कर दिए। इसका आंसर लिख लो, सी ए के ठीक बाईं ओर, सी जो है ए के ठीक बाईं ओर, नहीं इसका आंसर इस सेट में गलत लगा हुआ आंसर, एफ ए और ए के बीच, ए और ए के बीच में असत, हाँ ओ सॉरी असत था ना, चलो ठीक, असत का था नहीं हो, बाकी सब सही है। इसमें आपको क्या करना है, जैसा प्रश्न दिया है उस हिसाब से आप देखिए, निम्न में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर का प्रतीक होगा, कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा, ओहो हो दायां हाथ मेरा किधर है, यही है, दाएं से तीसरा लें, 1 2 3 हो गया, के बाईं और 7वां,
तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो 4 मिल गया, तो इसका आंसर 1 होगा। और क्या, यहाँ से 3 दिया है ना कि दाएं ओर से तीसरे, तो 1 2 3 हुआ, फिर इसके बाद 7वां इधर बाएं लेना, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, इसमें कुछ ऐसे नहीं था, बकवास से था। चलो अगला देखो। प्रूडेंट शब्द में 2 अक्षरों के से कितने सेट हो सकते हैं जिनके मध्य विद्यमान अक्षरों की संख्या वर्णानुक्रम में उसके मध्य के संख्या के समान है। इसमें देखिए पढ़ना पड़ता है, जैसे कि दिन रात हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे इसमें भी पढ़ना। PQRSTU नहीं मिला, RSTUV नहीं मिला, U के बाद VWXY नहीं मिला, D के बाद ये आता है ना, तो D एक मिल गया, DEFG नहीं मिला, EFGNO नहीं, TUVWXYZ भी नहीं मिला, NOPQR देखो मिल गया ये वाला, यानी कि 2 को मिलेगा, एक तो D मिलेगा और दूसरा NR मिलेगा। यहाँ पर D दिया है ना, तो D जो है यहाँ पर D to E होगा और N से R, D इधर से मिला था और NOPQR इधर से मिल गया, मतलब कि मध्य अक्षरों की संख्या समान वाला यहाँ 2 होगा, बाकी पढ़ोगे तो नहीं आएगा। PQRSTUV नहीं ना हुआ, RSTUVW नहीं हुआ, UVWXY नहीं हुआ, DE ये तो ठीक है, और EFGNO नहीं, TUVWXYZ इसमें भी नहीं है, NOPQR DEFG सब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब छोटा पीछे वाला है, अभी मिल ही नहीं सकता। अच्छा चलिए अगला देखिए। कौन क्वेश्चन है जी। कुछ चूहे खरगोश हैं, ये सब कितना लड़का को बहुत भारी लगता है, कितना लड़का ऐसे हाथे पर बनाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ चूहा खरगोश है, तो यहाँ पर चूहा ढेर सा है, लेकिन कुछ चूहा क्या है, खरगोश है। कुछ खरगोश मच्छर है, तो कुछ खरगोश यहाँ पर क्या है, मच्छर है। निष्कर्ष निकालिए, कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए, दम में नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है, लेकिन ऐसे नहीं ना होगा, चूहा मच्छर में संपर्क नहीं है। सभी खरगोश चूहे हैं ना, ये कैसे कर सकते हैं। इधर का चूहा हो भी सकता है, खरगोश नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों गलत है। इस प्रश्न में देखिए A भागा B, अब A भागा B दिया है तो क्या करना है भाई, A भागा B प्लस C, तो भागा का मतलब कुछ तो होगा, भागा का मतलब है P भागा Q का तात्पर्य P Q की माँ है, यानी कि P Q की माँ है, तब तो हाँ P भागा Q P Q की माँ है, तो A भागा B, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे होगा, A जो होगा B का माँ होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। फिर देखिए दिया है B प्लस C, प्लस का मतलब है पिता, यानी कि C जो है A का पिता है, क्योंकि उसके बीच में प्लस, माइनस का मतलब क्या है, P Q का भाई है, मतलब कि C जो है E का भाई है, P Q का भाई है, P Q का भाई है, तो C E का भाई होगा। गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब इसमें P Q की बेटी है, यानी कि E F की बेटी हो जाएगा, E जो है F का बेटी हो जाएगा। तो माँ के पिता यहाँ पर पूछा है, तो A का F से क्या संबंध है, यानी कि C पिता है और पिता का भाई, यहाँ पर है भाई बहन दोनों हो गया रिश्ता में, तो F की बेटी है और F यहाँ पर जो है, देखा जाए तो इस प्रश्न में A का F से क्या संबंध है, हाँ तो भाई है, तो वहाँ पर है जो कि E गुना F जो दिया है, तो गुना का मतलब है P Q की बेटी है, तो E F की बेटी हो जाएगी, और बेटी
कई भाई है और एक ही पिता है। तो ए और एफ का क्या संबंध है? तो ए और एफ का संबंध तो यहाँ चाची का ही बनेगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा बी होगा। इस प्रश्न में दिया कि ब्रेकिंग को BFMSHG लिख सकते हैं, तो क्या इसमें कीजिएगा? यहाँ ऐसे लिखिएगा, ब्रेकिंग है ना, तो बी 2 2 4 2 6 2 8 अक्षर का है, तो ब्रेकिंग में पहले BREA और KING जो है, हाँ KING जो है ना HI ब्रेकिंग, यहाँ पर ब्रेकिंग इस प्रकार से दिया है, इसको लिख दिया है BFSCFMHG तो यहाँ पर समझिए BCRS, उसके बाद यहाँ पर E था ना EFAB, उसी तरह से यहाँ घटा दिया होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लास्ट में J लिखा है, हम लिख दिए इस प्रकार से, ये वाला J आपको है। तो ये देखिए यहाँ पर एक घटा है, फिर यहाँ पर I जो है HI होता है, तो यहाँ भी एक घटा है, यहाँ पर भी एक घटा है, यहाँ पर भी एक घटा है, यानी कि आधा में +1 एक बढ़ाना है और इस साइड में एक घटाना है। तो मदरली में भी ऐसे कर लीजिए कि MOTH 4 अक्षर इधर लीजिए और 4 अक्षर इधर लीजिए, और इसमें भी है जो कि M को आप लोग N बना दीजिए, O को P बना दीजिए, B को C बना दिए, उसी तरह से जो कि इसको P, इसको जो है O को P बना दीजिए, T को U बना दीजिए और H को I बना दीजिए। तो IPN और यहाँ पर फिर एक घटाइएगा, तो यहाँ पर एक घटाइएगा, तो यहाँ पर है जो कि E है, जैसे यहाँ पर E का हो जाएगा D और यहाँ पर होगा Q, यहाँ L का होगा K और यहाँ पर X, यानी कि IURNX KQD, ऐसे इस हिसाब से इसका आंसर B होगा। इसमें इसी तरह से है कि निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त क्रम है बाएं किनारे से 7वें अक्षर। तो बाएं किनारे से 7वां अक्षर अंक और दाएं किनारे से 9वें अक्षर, तो यहाँ पर ऐसे लीजिएगा, गिन लीजिएगा, गिनती का खेल है भाई। 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर ही हो गया, बाएं किनारे से था। और दाएं किनारे से 9वां अक्षर, तो दाएं में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। अब इसके बीच में इतना बचा है, तो इसके बीच में कौन होगा? तो बीच में तो 9 लग रहा है जी, 9 होगा। कौन सा शब्द इसमें नहीं बन सकता है? तो ए वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वोकाबुलरी में केवल है, तो KABL, ई नहीं है, तो ई नहीं है, ये वाला इसमें कहाँ से है? उसमें है ही नहीं देखा जाए तो। उसके बाद जो है ये बना लिए होंगे सब, क्योंकि वो क्रम पर दिया है कि BCDE ABCDE FGHIJ KLMNO, तो ए आप लोग से हो गया होगा, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। और इसके आगे जो है 103 104 हाँ, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, इसके ऊपर में यहाँ तक कर चुके थे। CHX यहाँ पर है, तो ये इजी है।
4 से वहाँ पर 2 होगा, फिर नीचे से 3 3 गुना हो रहा है, ऊपर में 2 2 भागा पड़ रहा है, बना लिए होंगे। इसमें भी, इस प्रश्न में भी जो है उल्टा उल्टा है, जैसे कि यहाँ से ऐसे देखिए c का उल्टा x है, यहाँ पर इसके उल्टा a है, इसके उल्टा a है, इसके उल्टा a है। उसी तरह से समझिए कि इसके उल्टा u है, इसके उल्टा a है, इसके उल्टा a है, लेकिन इसके उल्टा a नहीं, इसके उल्टा d यहाँ पर होना चाहिए था, तो यही आंसर होगा, यानी कि असंगत है ये। इस प्रश्न में है, ये भी लगातार है क्रम में, L M N O P Q R S T, इधर से P Q R छोड़ के S, T U छोड़ के V, और X Y V W X छोड़ के Y। तो उसी तरह से अंतर है, ये आप लोग कर लिए होंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें जो है, इसमें देख के लिखना, जैसे कि सजाया गया है कि किस प्रकार से A को एक साथ लिया है, फिर DL को एक साथ लिया है, फिर MS को एक साथ किनारे कर दिया है। इसको भी देख के आप लोग कर लीजिएगा, इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें कटने वाला है, यहाँ पर देखिए 6 × 5 = 30, 15 × 2 = 30, 12 × 7 = 84, 14 × 6 = 84। उसी तरह से काटेंगे तो 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 48, यही कटेगा, बाकी कोई कटवे नहीं करेगा, यानी कि 108 का आंसर जो होगा वो सी होगा। एक 109 वाला देखिए बना देते हैं। इसमें प्रश्न में दिया है ना, मोहू रैप्ट MOHURUPTNYR के का अर्थ है बुद्धिमान और परिश्रमी। तो यहीं से देख के बनाना, इसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। यहाँ पर देखिए मोहू है और यहाँ पर भी मोहू है, तो इसमें कौन सा है? मोहू है तो यहाँ परीक्षण और परीक्षाएं, बुद्धिमान और परिश्रमी। यहाँ मोहू है तो यहाँ पर और है, और यहाँ पर भी मोहू है तो यहाँ पर और है। यहाँ से क्लियर है कि मोहू का वैल्यू जो होगा वो और होगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए GECH है, यहाँ GECH है, तो यहाँ परीक्षा प्रश्न, यहाँ परीक्षा प्रश्न का अर्थ परीक्षा प्रश्न है, तो यहाँ पर भी परीक्षा है और यहाँ पर भी परीक्षा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीच है तो यहाँ पर भी जीच है, यानी कि JECH बराबर हो जाएगा परीक्षा। तो अब 2 ही इसमें है ही, तो इसमें समझिए कि LYGE जो बच गया है, इसका मतलब हो जाएगा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद रैप्ट जो था, तो रैप्ट यहाँ पर देखिए RUPT रैप्ट का अर्थ बुद्धिमान उत्तर है। तो देखिए यहाँ भी बुद्धिमान है और यहाँ भी बुद्धिमान है, और यहाँ भी रैप्ट है और यहाँ पर भी रैप्ट है, यानी कि रैप्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। रैप्ट का मतलब बुद्धिमान होता है। तो रैप्ट का मतलब जब बुद्धिमान होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा है कि प्रश्न और उत्तर, तो प्रश्न और ये दोनों में LYGE और मोहू होना चाहिए। तो LYGE और मोहू वाला एक ही विकल्प है, ये होगा देखा जाए तो, क्योंकि उत्तर के लिए तो यहाँ पर ये निकल ही जाएगा STOG। तो ऐसे इस हिसाब से आंसर इसका एक होना चाहिए। ये वाला तो कर चुके। मेटल सही दर्पण प्रतिबिंब एक ही बनेगा, देखने में तो लग रहा है दर्पण है ना, तो हम इस शुरू वाला जो अंतिम में जाएगा, इसके बाद फिर इधर E है जो कि पलट जाएगा, T पलट जाएगा, A पलटेगा, L पलटेगा, S पलटेगा, C ही आंसर होना चाहिए इसका। मेटल्स जो लिखा है इसमें, इसका आंसर C होगा। ये भी आप बना चुके होंगे, ऐसा प्रश्न दे दिया है कि इस तरह से डायरेक्शन का प्रश्न है। तो अस्पताल से सड़क किस ओर जाती है, जैसा कि आप लोग ये बना चुके होंगे। इसमें लिखा है कि सुमन अपने घर से, यहाँ पर दिया है कि कोई सुमन है और सुमन अपने घर से निकली, उत्तर की ओर गई, यहाँ पर उत्तर है,
और उसके बाद बाएं मुड़ी, तो उत्तर की ओर गई तो बाएं मुड़ी। तो सुमन अपने घर से गई उत्तर, उत्तर के बाद वो बाएं मुड़ी, घर से निकली बाएं मुड़ी, नहीं, वो प्रश्न में कुछ अलग दिया है। यहाँ पर इस तरह से है कि जैसे सुमन ऐसे घर से उत्तर गई और बाएं 300 मीटर चली, 300 मीटर चली और महात्मा गांधी जंक्शन पहुंच गई, यानी कि MG गांधी JUNC जंक्शन पहुंच गई। उसके बाद वहां से दाईं ओर मुड़ी और एक बीमार मित्र के लिए मिलने के लिए 500 मीटर का सफ़र तय चल के अस्पताल पहुंची। यहाँ पर हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल है। उसके बाद दाएं मुड़कर फिर सुपर मार्केट, तो यहाँ पर फिर सुपर मार्केट हो जाएगा, यहाँ पर सुपर मार्केट है। से खरीदारी करने के बाद सीधे चलकर अपने घर गई, मतलब सीधा पड़ा इसका घर ऐसे। तो महात्मा गांधी जंक्शन से अस्पताल तक की सड़क किस दिशा में जाती है? महात्मा गांधी जंक्शन से अस्पताल तक की सड़क किस दिशा में जाती है? तो यानी कि इधर तो पश्चिम हुआ, इधर पूरब में जा रहा है, तो पश्चिम से पूरब होना चाहिए, डी होना चाहिए आंसर इसका। संगत है, चिन्हित करें। 25 1 26, 9 4 13, 16 1 17, स्क्वायर का जोड़ है सब इसमें, लेकिन स्क्वायर का जोड़ नहीं आएगा। यहाँ 25, 5 का स्क्वायर 25 से 16 होना चाहिए 41, यहाँ पर 41 नहीं है, इसलिए असंगति हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। तो पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा लग रहा है सुनकर। पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए। कहा है भाई कुछ और शिकायत क्यों बीच में, मतलब कि इंतजार करेगा? शिकायत लंबे समय तक नहीं मिला या फिर मिला तो बीच में तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अगर मामला गंभीर है, रिश्वत का मामला है, तो उसको तो तत्काल कार्रवाई होना जरूरी है। इसलिए इसका निष्कर्ष एक बेहतर लग रहा है, केवल निष्कर्ष एक से मेल खाता है। इसका आंसर आप यही लीजिए। इंतजार करना चाहिए वो सही नहीं हुआ है। यहाँ पर है कि मामले की जांच करना चाहिए और है ना, रिश्वत ले रहा है पुलिस अधिकारी जिले का एक सांसद, तो पहला ही बेहतर होगा। ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। इसके बाद जो है हैंग कर रहा है। इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा गया है कि एक टीवी शो में प्रसिद्ध पोषणविद ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली वस्तुओं में मूसली समान अन्न की तुलना में अधिक पोषण देता है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। लेकिन हालांकि एक अन्य कंपनी के विज्ञापन में कहा गया है कि मकई जैसा अन्न जो है मूसली की तुलना में ज़्यादा समृद्ध है। तो विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना करें। देखिए, कोई कंपनी लोक लुभावन विज्ञापन देता है कि सामान का बिक्री हो या वैसे कुछ प्रमोट करने के लिए, लेकिन कोई अगर पोषणविद है, विशेषज्ञ है, लंबा अनुभव है उनको या जानकारी है, उसके बाद ये भी लिखा है प्रसिद्ध पोषणविद, मतलब कि भरोसेमंद है, उनका जानकारी पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। तो ऐसे में आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए। पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है, लोग कंपनी के बजाय अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही गई बातों पर भरोसा करते हैं। इसका आंसर बी आप लीजिए। किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया और उनमें से कितने मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे? 31 लोग मुंबई गए, 36 लोग बेंगलुरु गए। इसका ऐसे इस प्रकार से ग्राफ बना लीजिएगा। यहाँ पर M से मुंबई और B से बेंगलुरु, जबकि 31 लोग मुंबई गए थे और 21 लोग बेंगलुरु गए थे। नहीं, इसमें दिया है कितना, 12 लोग गए थे। 12 नहीं, ये सही तो है, 26 था, सॉरी 26 था और 12 दोनों में गए हैं। तो 12 इसमें घटा दीजिएगा तो इधर 19 बचेगा, इधर बचेगा कितना, 14। फिर ये तीनों को जोड़िएगा तो 26 19 45 हो गया, यानी 45 लोग घूमा टहला, बाकी बैठल रह गया कितना, 100 में से 45 घटा दो 55 होगा।
इस प्रश्न में इसको भी देख के आप लोग कर लीजिएगा, वैसा कोई खास प्रश्न है नहीं। इसके बाद इसमें जो है राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच एक आकलन का आयोजन किया और उनके प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया। समिति को मानकों में संशोधन के लिए सीधे सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। समिति को खराब प्रदर्शन करने वाले शिशुओं को हटा देना चाहिए, नए प्रशिक्षकों को रखना। अनिवार्य स्तर से नीचे पाया गया है, इसेंशियल जो लेवल है उससे नीचे पाया, मतलब वो उस योग नहीं है, वो काम के लायक नहीं है, उनको हटा देना चाहिए। इसका आंसर 2 सही होगा। फिर इसके बाद देखिए फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकने में एक चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पर देना है कि जैसे अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे जो ब्लैक है और यहाँ पर 4 है और इसके बगल में, तो बी तो बन ही जाएगा। नहीं बनाया जा सकता है एक वाला में, जैसे कि ब्लैक है इसके बगल में 4 है, भी बन जाएगा। ब्लैक है इसके बगल में, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ए है, ये भी बन जाएगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर 5 है, ये भी बन जाएगा। ओरिएंटेशन के लिहाज से देखा जाए तो इसमें यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे होगा तो बी ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि बाकी देखिए फेस के मुकाबले सही बन जाता है, लेकिन ये सही बात है, ये घुमाने पर नहीं बनेगा। इसमें ए जो दिया है फिगर में आपको, ए वाला ए ऊपर होना चाहिए। ये फिगर जो दिया है वो उसमें ए ऊपर होना चाहिए, इसके स्थान पर ए होना चाहिए था, इसके स्थान पर ए होना चाहिए था। इसका आंसर जो है बी होगा। कुछ पक्षी वायुवान है, नहीं सभी कुछ पक्षी वायुवान नहीं है। संदर्भ में सही है, हाँ सभी वायुवान पक्षी हैं ना, गलत है। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, इसमें तो कोई पक्षी नहीं उड़ रहा है। कुछ वायुवान उड़ सकते हैं, हाँ उड़ सकते हैं। तो कुछ पक्षी वायुवान नहीं है, ये कन्फर्म आप नहीं कर सकते। इसमें कन्फर्म आंसर जो होगा वो बी वाला ही होगा, ये डी वाला होगा आंसर, यानी कि डी आप आंसर लीजिए। ये भी बना लीजिएगा। इसका आंसर है जो कि सिंपल प्रश्न ही है, इसमें शायद इसका आंसर दादा आता हो, पिता आता है, इसका आंसर सी आता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आज का रीजनिंग काफ़ी आसान पोर्शन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग एवरीवन।